अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अहमद और आप सबको देसी फिजिक्स में खुशामदीद। आज 16 नवंबर 2022 के दिन अमेरिकी हवाई एजेंसी का एक ऐसा मिशन जिसका कई महीनों से इंतजार किया जा रहा था, वो लॉन्च कर दिया गया है। ये मिशन आर्टेमिस 1 है, जो कि नासा के इंसान को चांद पर दोबारा उतारने के मिशन आर्टेमिस का पहला हिस्सा है। इस मिशन में नासा अपने जदीद तरीन खलाई रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को और इसके अलावा एक अपनी स्पेस क्राफ्ट हलाई गाड़ी या हलाई कैप्सूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठकर चांद तक जाएंगे, इनको टेस्ट कर रहा है। यानी ये अभी टेस्ट फ्लाइट है, इसके अंदर बाकायदा इंसान चांद तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये टेस्ट फ्लाइट बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी जिस तरह रियल मिशन में ये लोगों को, इंसानों को, साइंसदानों को चांद तक लेके जाएगी। इसलिए इस मिशन की कामयाबी इंतहाई ज़रूरी है और इस मौजूदा वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से ये समझेंगे कि किस तरह से ये आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो चांद तक पहुंचेगा और दोबारा किस तरह से ज़मीन पर वापस आएगा। इस मिशन को आज अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट में मौजूद नासा का कैनेडी स्पेस स्टेशन सेंटर से लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च में जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया है, जिसको स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया गया है, वो अब तक का इस दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है और अपनी लॉन्च के वक़्त ये 8.8 मिलियन पाउंड यानी 88 लाख पाउंड फोर्स या थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के काबिल है और इस थ्रस्ट की वजह से अपनी लॉन्च के सिर्फ 54 सेकंड्स बाद ही ये साउंड बैरियर को क्रॉस कर गया था। यानी इसकी स्पीड आवाज की स्पीड से ज्यादा हो चुकी थी और लॉन्च के 8 मिनट बाद ही ये रॉकेट जो है वो अपने साथ मौजूद खलाई गाड़ी को जमीन के ऑर्बिट में पहुंचा चुका था। और इस 8 मिनट के बाद रॉकेट की जो मेन स्टेज या कोर स्टेज थी, जिसमें ज्यादा फ्यूल भरा गया होता है या जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है, वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद स्पेस क्राफ्ट से अलहदा हो चुकी थी। इसके बाद नासा की स्पेस क्राफ्ट ओराइन ने चांद की तरफ जाने से पहले अपने मैन्यूवर के लिए अपने ऑर्बिट में जमीन के गिर्द 2 चक्कर लगाने थे और इन चक्रों के दौरान स्पेस लॉन्च रॉकेट की जो सेकंड स्टेज थी वो स्पेस क्राफ्ट को असिस्ट कर रही थी या पुश कर रही थी। और इन 2 चक्रों के दौरान रॉकेट की सेकंड स्टेज जो है वो स्पेसक्राफ्ट ओराइन के ऑर्बिट का जमीन से फासला 26 किलोमीटर से बढ़ाकर 90 किलोमीटर तक कर चुकी थी। और इस दूसरे चक्कर के दौरान रॉकेट की फाइनल स्टेज, जो कि दूसरे स्टेज के भी अलहदा होने के बाद शुरू होती है, उसने इस स्पेसक्राफ्ट ओराइन को चांद की तरफ फाइनल पुश दे दिया था, जिसे ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न कहते हैं। ये ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न स्पेसक्राफ्ट के चांद की मदार तक पहुंचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न एक्चुअली एक सेट ऑफ एक्शंस है जो कि किसी भी सैटेलाइट को चांद की तरफ भेजने के लिए ज़रूरी होता है। इस ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न में सही ताकत पर और सही सिमत में और सही मिकदार में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को फाइनल पुश या धक्का दिया जाता है, जिससे वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो जमीन के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट की तरफ सफर शुरू कर देता है। ये जमीन के गिर्द 2 चक्कर और ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन का सारा काम जो है वो रॉकेट की जमीन से लॉन्च के बाद 90 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। और ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन में रॉकेट की फाइनल स्टेज जो है वो ओरायन स्पेसक्राफ्ट को और इसके साथ मौजूद यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल को 18 मिनट तक बर्न करके, यानी रॉकेट के फाइनल इंजन 18 मिनट तक जलने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को और यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल को चांद की तरफ धकेल देगा। इन्हीं 90 मिनट्स के दौरान यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल के साथ मौजूद 4 सोलर पैनल्स भी जो है वो ओपन हो चुके थे और इनके ओपन होने से यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल और ओरायन कैप्सूल जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। इस यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल के साथ जुड़े जो 4 सोलर पैनल हैं वो 11 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल हैं। अब ये यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल क्या चीज़ है? ये एक खलाई स्पेस क्राफ्ट है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस की मदद से बनाया है। ये सर्विस मॉड्यूल जो है वो एक तरह से इंजन का काम करता है, जिस तरह के रेलगाड़ी में इंजन मौजूद होता है और उस इंजन के साथ हम मुख्तलिफ रेल कारें जोड़कर वो इंजन जो है उन रेल कारों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसी तरह ये सर्विस मॉड्यूल जो है वो एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो खुद अपनी पावर प्रोड्यूस करने के काबिल है। इसके साथ एक स्पेस इंजन भी मौजूद है। इसके अलावा ये सर्विस मॉड्यूल ओराइन कैप्सूल के लिए, वो कैप्सूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स ने सवार होना है, उसके लिए भी मुख्तलिफ काम करेगा। यानी उनके टेम्परेचर मेंटेन करेगा, उनको पानी, हवा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अपने इंजन की मदद से ये ओराइन कैप्सूल की स्पीड को कम ज्यादा करेगा, उसकी डायरेक्शन को सेट कर सकेगा और स्पेस में मुख्तलिफ मैन्यूवर्स करने के काबिल होगा।
जमीन के मदार से निकलने के बाद ये ओराइन मॉड्यूल जो है वो 4 से 6 दिनों में चांद के ऑर्बिट तक पहुंचेगा। चांद के करीब पहुंचने पर ये सर्विस मॉड्यूल जो है वो अपने इंजन की मदद से इस ओराइन स्पेसक्राफ्ट की ओराइन हवाई गाड़ी की स्पीड को जो है वो कम करेगा, ताकि चांद की ग्रेविटी जो है वो इस हवाई गाड़ी को पकड़ने में कामयाब हो जाए, जिसके नतीजे में ये ओराइन स्पेसक्राफ्ट जो है वो चांद के मदार में एंटर हो जाएगा। याद रहे कि इस आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो चांद की सतह पर उतरेगा नहीं, बल्कि चांद के गिर्द ऑर्बिट करके वापस जमीन पर लौट आएगा। इस ऑर्बिटल मोशन के दौरान जब यह स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में इंटर होगा तो इसका चांद की सतह से कम फासला जो है वो 100 किलोमीटर होगा, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका चांद के गिर्द मदार जो है वो एक लंबूतरी बेजवी शक्ल का होगा। और जब ये इस मैदान में चांद से सबसे ज्यादा दूर होगा तो उस वक्त इसका चांद से फासला 70,000 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद वापसी के दौरान ये दोबारा चांद से क्लोजर इन टच करेगा, यानी चांद के करीब से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले से दोबारा गुजरेगा। और इस तरह चांद के करीब से गुजरने के बाद यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल का इंजन जो है वो दोबारा फायर ऑन करेगा, यानी ब्लास्ट ऑफ करेगा, ऑन हो जाएगा, जिसके नतीजे में इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड दोबारा बढ़ने लगेगी और ये चांद के मदार से बाहर निकल आएगा। और इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट दोबारा जमीन की तरफ सफर शुरू कर देगा। और जमीन तक पहुंचने के दौरान जब ये जमीन के ऑर्बिट में मदार में दोबारा इंटर हो चुके होंगे तो यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल और ओराइन मॉड्यूल, वो हवाई गाड़ी जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स ने सवार होना है या वो हवाई कैप्सूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट सवार होंगे, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और इसके बाद ये ओराइन कैप्सूल जो है वो ज़मीन की एटमॉस्फेयर में या ज़मीन की तरफ दोबारा लौट आएगा। और इस वक्त इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड होगी। याद रहे कि ये अब तक की ज़मीन की तरफ वापस आते हुए सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। यानी अपोलो मिशन के दौरान जो 60s और 70s में किए गए, उस वक्त जब हवाई कैप्सूल वापस ज़मीन में इंटर होते तो उनकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड से बहुत कम होती थी। इसलिए उनका जो टेम्परेचर ज़मीन की फ़िज़ा के साथ हवा के साथ रगड़ खाने की वजह से जो टेम्परेचर होता था वो बहुत कम होता था, लेकिन इस केस में ओराइन के केस में ये टेम्परेचर जो है वो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो 26 दिन के अपने सफ़र मुकम्मल करके पैसिफिक ओशन में गिर जाएगा, जहाँ पे अमेरिकी नेवी के बहरी जहाज़ और तरबियत याफ्ता कमांडोज जो हैं वो स्पेस क्राफ्ट को या ओराइन कैप्सूल को अपनी तहवील में ले लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि बेशक इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स या इंसान या साइंसदान जो है वो इस मिशन का हिस्सा नहीं होंगे, इस ओराइन कैप्सूल के अंदर बैठे नहीं होंगे, लेकिन इस मिशन में इस कैप्सूल के साथ हजारों की तादाद में सेंसर्स और कैमरास वगैरह अटैच किए गए हैं, जो इस सारे सफ़र के दौरान इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करते रहेंगे। क्या ये सफ़र और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी इंसानों को चांद तक ले जाने के लिए महफूज है कि नहीं। इसके अलावा ये मिशन जो है वो कई रिकॉर्ड कायम करेगा। जब ये चांद के मदार में चांद से 70,000 किलोमीटर, जमीन से दूसरी साइड पे 70,000 किलोमीटर होगा, तो ये उस वक्त जमीन से भेजे हुए किसी भी ऐसे खलाई जहाज जिसने वापस जमीन पर भी लौटना हो उनके मुकाबले में जमीन से सबसे ज्यादा दूर होगा। यानी ये जमीन से डीप स्पेस में जाने का रिकॉर्ड कायम करेगा। इसके अलावा ये ओराइन कैप्सूल जो है वो जमीन पर वापस लौटने की जो तेज तरीन स्पीड है उसका भी रिकॉर्ड कायम कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस मिशन के मुतल्लिक या इस वीडियो के मुतल्लिक किसी भी किस्म के सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।